की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ गोपालगंज से। ये बड़ी खबर आ रही है जहां पर चलती बस में आग लग गई और यात्रियों ने खिड़कियां तोड़कर किसी तरह से अपनी जान बचाई। ये बताया जा रहा है महिला समेत 3 यात्री इस दौरान जख्मी हो गए। स्थानीय लोगों ने इस आग पर काबू पाया। बरौली के मिर्जापुर के पास की ये घटना है और गुरुग्राम से दरभंगा ये बस जा रही थी, जिस दौरान अचानक से बस में आग लगी। और ये देखिए तस्वीरें, जब स्थानीय लोगों की तरफ से आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया और लोगों ने बस की खिड़कियों को तोड़कर कूदकर अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि बस में क्षमता से ज्यादा यात्रियों को सवार किया गया था और ये भी सुरक्षा मापदंडों के बिल्कुल उलट। और इस लिहाज से भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि यात्री बस में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर क्या लापरवाही बरती जा रही है और भीषण गर्मी में अगलगी की घटनाओं को देखते हुए भी जो विशेष सतर्कता रखनी चाहिए वो बस मालिकों की तरफ से नहीं रखी जा रही। और ये तस्वीरें जहां पर गोपालगंज में अचानक से बस में आग लगने की वजह से गुरुग्राम से दरभंगा जा रही ये बस, देखिए किस तरीके से यहाँ पर यात्री परेशान नजर आ रहे हैं क्योंकि लोगों ने बस की खिड़कियों को तोड़ा और तब जाकर कूदकर अपनी जान बचाई। मधेपुरा के बिहारीगंज थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा देखने को मिला, जहां बिहारीगंज उदा किशनगंज मार्ग पर तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर यात्री शेड को तोड़ते हुए स्कूल की दीवार से जाकर टकरा गई। हादसे में खलासी की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि ड्राइवर और एक युवक गंभीर रूप से घायल बताए गए। देखिए किस तरीके से पूरी गाड़ी जो है उसके आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। युवक गंभीर रूप से घायल भी बताया गया। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में पहुंचाया है, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। ट्रक झारखंड जा रहा था और तभी ये हादसा हुआ। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। सोए हुए थे, 3:30 बजे करीब कॉल आया था, तो उसमें कौन कॉल किया था? बिहारीगंज थाने से कॉल आया था। तो उसमें बताया गया कि मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें मेरे पापा का देहांत हो गया। तो हम लोग को जब पता चला तो हम लोग अभी यहाँ पे आए हुए हैं। आपके पापा ड्राइवर थे या स्टाफ थे? स्टाफ। यह जो है कि रात में 1-1:30 बजे का जो है कि मतलब घटना है। हम पब्लिक से पता चला, तो यही पता चला कि इसमें 2 ड्राइवर था। एक ड्राइवर तो जो है कि प्लॉट पर ही मर चुका और एक ठो को उठा करके, दोनों को उठा करके ले गए। और यह घटना तो बड़ा जघन हुआ है। वो तो समझिए कि विद्यालय खुला हुआ नहीं था, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। और अगली बड़ी खबर मधेपुरा से आ रही है, जहां पर उदा किशनगंज में भीषण सड़क हादसे में 14 साल के छात्र देवराज कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक वो स्कूल जा रहा था और तभी NH 106 पर तेज रफ्तार ट्रक ने उसे कुचल दिया और घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने मुआवजे और गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया। पुलिस ने समझा बुझाकर जाम हटवाया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। वहीं प्रशासन ने हादसा प्रभावित जगह पर जल्द स्पीड ब्रेकर लगाने का आश्वासन दिया। और संवाददाता श्रीकांत हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। श्रीकांत, क्या जानकारी मिल रही है, किस वक्त की ये घटना है? ये मामला उदा किशनगंज में है, जहां पटेल चौक और कॉलेज चौक के बीच TVS शोरूम के सामने NH 106 पर उदा किशनगंज से मधेपुरा की जो एक ट्रक जा रही थी, उन्हें छात्र देवराज को जोरदार टक्कर मार दी। छात्र का वहीं पर मौके पर ही मौत हो गया। टक्कर काफी जोरदार था और परिजन वहां पर पहुंचे और रोड को स्थानीय लोगों ने जाम किया। लोगों का मांग था कि स्पीड ब्रेकर वहां पे बनाया जाए। हालांकि मौके पर उदा किशनगंज के SDO पंकज कुमार घोष पहुंचे और उन्होंने जो है तो इंजीनियर से बात की है, NH के इंजीनियर से, और बोला गया है कि 10 से 15 दिनों के भीतर जो है काम पूरा किया जाएगा, ब्रेकर वहां पर लगाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीकांत इस तमाम जानकारी के लिए। तो स्कूल जा रहे छात्र की मौके पर ही इस हादसे में मौत हो गई और इसे लेकर लोगों की तरफ जमकर हंगामा किया गया। हालांकि प्रशासन की तरफ से इस जाम को हटाया गया है और यहां स्पीड ब्रेकर बनाने का आश्वासन दिया गया। इसमें साइकिल पे 2 बच्चा सवार थे। एक जो चला रहे थे वो बोला कि मेरा चेन उतर गया, ठीक है ना। दूसरा बच्चा जो चेन उतरने के दरमियान एक बच्चा उतर गया नीचे, दूसरा बच्चा जो चेन साइड में लगा रहे थे अपने साइड में, तो हवा का साइड है उधर, बच्चा चेन लगा रहा था इधर। इस दरमियान में वो हवा वालों को दिखाया ना पड़ा कि अंधा था, अंधा बोर्ड है
किस्मत का मारा होता है कि बच्चा पर इस तरह से रग रहा है जिसका कोई हम बयान नहीं कर सकते सर जी, इस तरह से इसके साथ किया है। तो आप लोगों का मांग है कि यहाँ पे बैरिकेड लगा के नो एंट्री लगा देगा? हाँ, 24 घंटा के अंदर नो एंट्री को लगाना होगा। डीओ साहब से जो थाना प्रभारी जी से डीओ साहब से मेरी मांग थी कि जहाँ जहाँ जैसे हरेली बाबा मंदिर के पास, रेफरल अस्पताल के पास, राहका चौक के पास, इन और आउट फ्लोर चौक के पास, प्लस इस बीच में जहाँ यहाँ पे लगभग अभी तक में भैया आपके माध्यम से 20-25 एक्सीडेंट हो चुका है 2 साल में भैया, और आप भी भैया 2-3 बार खबर चलाएं इस पे भैया, और आपके भी खबर पे कॉल नहीं हुआ। इसके लिए हम लोग दुर्भाग्य रूप में डीएम साहब को भी हम दिए थे। हम लोग का उदा किशुनगंज मार्केट नगर क्षेत्र के अंदर कॉलेज चौक से पहले और फुलौर चौक के बीच में एक मार्मिक घटना हुई है। हाईवा अनियंत्रित होकर एक बाइक चालक जो थे जा रहे थे, उनको साइकिल चालक उनको घसीटते हुए जो मार्मिक डेथ हुआ है, उसी में हम लोग जुटे थे। और जो यहाँ के लोकल लोग हैं, जो सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं, सबका यही मानना है कि सर यहाँ पे थोड़ा स्पीड लिमिट को कम करने के लिए ब्रेकर का प्रोविज़न किया जाए, कुछ ब्रेकर लगाया जाए 4-4 के सेट में। 4 स्थान भी हम लोग चिन्हित किए हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कल मुंगेर में भ्रष्टाचार और अधिकारियों की लेट लतीफी को लेकर बड़ी बात कही। सम्राट चौधरी ने कहा कि कोई भी अधिकारी जो 1 महीने से ज्यादा अपने पास किसी भी फाइल को रखेगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, जिस पर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय सरावगी और जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी प्रतिक्रिया दी। दोनों ने सीएम के इस बयान का समर्थन किया और कहा कि सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है और ऐसे भी किसी भी अधिकारी को चरण वंदना कराने की छूट नहीं दी जा सकती। सरकार आम जनता के लिए है, यह लोकतंत्र है। जो भी आम जनता का काम है वो तुरंत होना चाहिए, त्वरित गति से होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार बोल रहे हैं, उसको धरातल पर भी उतारने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। निश्चित रूप से कार्यपालिका को राज्य के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा यह जिम्मेवारी देना कि विधि सम्मत प्रक्रिया तय है, उसके बावजूद भी लटकाऊ प्रवृत्ति जो रहता है, यस या नो नहीं करना और चरण वंदना करवाना, लोग जा रहे हैं मिल रहे हैं, इसकी इजाजत तो सरकार नहीं दे सकती है। तो यह निश्चित रूप से उन्होंने निर्देश दिया है, इसकी समीक्षा होगी तो तंत्र और मजबूत हो। और आइए अब आपको मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का कल का वो बयान सुनाते हैं, जिसमें उन्होंने लापरवाह और लेट लतीफी वाले अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी। तो मैंने कहा मुख्यमंत्री कार्यालय, ब्लॉक, अंचल और थाने को मॉनिटरिंग करने का काम करेगा, आपकी समस्या को समाप्त करने का काम करेगा। और ये महीने में 2 दिन कैंप लगाएंगे ये लोग। पूरे प्रदेश में यह सूचना दी जा रही कि महीने में 2 दिन पंचायत में कैंप लगेगा। सहयोग कार्यक्रम के तौर पर यह पूरे प्रदेश में अभियान हम चलाएंगे और 1 महीने से अधिक कोई भी पदाधिकारी यदि फाइल अपने पास रखेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी करने का काम करेगा। तो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद सीएम सम्राट चौधरी लगातार एक्शन मोड में हैं। आज उन्होंने अधिकारियों के साथ नगर विकास एवं आवास विभाग और पंचायती राज विभाग की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। तो देखिए, लगातार एक्शन में इस वक्त बिहार के युवा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। उनकी तरफ से कल भी अधिकारियों को चेतावनी दी गई थी कि आप 1 महीने से ज्यादा अपने पास फाइल को रोक नहीं सकते हैं, जनता के लिए आप जवाबदेह हैं और इसीलिए इस दायित्व का निर्वहन आपको सबसे ज्यादा करना है। और आज भी तमाम विभागों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए सीएम सम्राट चौधरी। तो बीजेपी ने तेजस्वी यादव के बंगाल चुनाव प्रचार को लेकर जमकर निशाना साधा। पार्टी प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि तेजस्वी यादव बिहार में खुद प्रभावी प्रदर्शन नहीं कर पाए और अब ममता बनर्जी के लिए प्रचार करने गए हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जहां तेजस्वी जाते हैं उनकी सहयोगी पार्टियां हारती हैं। तो बिहार में भूसखोल विद्यार्थी साबित हुए और 25 नंबर लाए।
अब गए हैं वहाँ ट्यूशन देने ममता बनर्जी को, देखिएगा वहाँ भी उनको 25 पे समेट देंगे ये। जहाँ इनके चरण पड़ते हैं वहाँ बुरी तरह से हारती है वो पार्टी इनकी सहयोगी। और ममता बनर्जी को कोई नहीं मिला, परफॉर्मर को बुलाते। जो खुद अपने राज्य में परफॉर्म नहीं कर पाए वो दूसरे राज्य में जाकर क्या गर्दा उड़ा देंगे। इनका कुछ होने वाला नहीं है। बाद में ममता बनर्जी को पता लगेगा बड़ी भूल हो गई जो तेजस्वी यादव को बुलाया। तो पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है और आज इस आखिरी दिन तमाम दिग्गजों की तरफ से अपनी पूरी ताकत झोंकी जा रही है। 29 अप्रैल को बंगाल के 8 जिले की कुल 142 सीटों पर वोटिंग होने वाली है और पहले चरण में 152 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, जिसमें लोगों ने रिकॉर्ड 92% मतदान किया और इस 92% मतदान के साथ एक रिकॉर्ड लोगों ने बना दिया है। वोटिंग प्रतिशत को लेकर भी बंगाल में राजनीतिक पारा इस वक्त चढ़ा हुआ है और ऐसे में बिहार के नेता भी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी कार्यकर्ताओं पर जमकर निशाना साध रहे हैं। दूसरे चरण के बंगाल चुनाव का आज प्रचार का अंतिम दिन है और सो वोटिंग है। बंगाल के लोगों ने मन बना लिया है। जिस तरह प्रथम चरण का चुनाव हुआ, इतनी हैवी पोलिंग हुई, लोगों का गुस्सा जो टीएमसी और ममता बनर्जी के खिलाफ था वो बूथों पर नजर आया। और इस बार भी जो माहौल है, बंगाल की जनता टीएमसी से उब चुकी है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ओर देख रही है। तो निश्चित रूप से जो माहौल है वहां आने वाले समय में मतगणना होगी तो भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से वहां सरकार बनाएगी। दीदी, आप राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उस समय कहाँ आपकी जुबान खामोश हो गई जब भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार को टीएमसी के कार्यकर्ता, वो राजनीतिक कार्यकर्ता तो नहीं हो सकते, वो लंपट हो सकते हैं और लंपट लोगों को इस बात की इजाजत क्यों दी जाएगी? आपने क्या कार्रवाई किया? अब निश्चित रूप से आपको कार्रवाई करके दिखाना चाहिए। और अब बात जेडीयू नेता निशांत कुमार की, जो 3 मई से बिहार की यात्रा पर निकलने वाले हैं और इसकी शुरुआत चंपारण से होगी। इसके पहले निशांत कुमार पार्टी में लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं और कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। और वहीं निशांत की यात्रा शुरू होने से पहले उनके समर्थक में विरोधी दलों के नेता और कार्यकर्ता भी जेडीयू में शामिल होने लगे हैं। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने आज पार्टी दफ्तर में जनसुराज के प्रदेश महासचिव अस्मिता को जेडीयू की सदस्यता दिलाई। अस्मिता चंपारण से आती हैं और निशांत कुमार की यात्रा भी वहीं से शुरू होने जा रही है। निशांत कुमार चंपारण से अपनी यात्रा शुरू करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले उनके यात्रा शुरू होने के पहले दूसरे पार्टी के नेता और कार्यकर्ता शामिल होने लगे जेडीयू में। जनसुराज से अस्मिता जी आज अपने सहयोगियों के साथ और अपने प्रतिनिधि के साथ जो है, महिला प्रतिनिधि के साथ, पूरे टीम के साथ ज्वाइनिंग आज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। ये जनसुराज से आए हैं और सबसे पहले तो इनके सदस्यता ग्रहण करने से मैं इनको ढेर सारी मैंने स्वागत करता हूँ दल में। और निश्चित रूप से जो जिस इलाके के पश्चिमी चंपारण से और हमारा निशांत जी का जो हमारे पार्टी के भविष्य पार्टी के नेता हैं, उनका यात्रा हो रही है, तो हमारे सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी में विश्वास व्यक्त करते हुए उनकी उपलब्धि जो महिला सशक्तिकरण है उसको ध्यान में रखते हुए और हमारे पार्टी के नीति सिद्धांतों में आस्था व्यक्त करते हुए और जो दूरदर्शी सोच रखने वाले जो भाई निशांत जी हैं, निशांत जी में विश्वास व्यक्त करते हुए ये पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रही हैं। जी, ये बिहार में तो कहने की बात ही नहीं है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी जो हम महिलाओं के लिए किए हैं, निश्चित तौर पे ये मील का पत्थर है और ये पूरे राज्य में ही नहीं पूरे देश में एक माइलस्टोन है और उनसे हम बहुत प्रभावित हैं। ऐसा नहीं कि मैं किसी भी पार्टी में गई, इसके बावजूद जो दिल में हमारी श्रद्धा उनके लिए है वो किसी पार्टियों के लिए नहीं। उन्होंने हम महिलाओं को किचन लॉबी से निकाल के फ्रंट लाइन पे लाया और मानव जीवन जीने का अधिकार दिया। और मैं पहले जिस पार्टी में थी उससे मुझे संतुष्टि नहीं हुई और हमारे निशांत जी की यात्रा भी आप ही के इलाके से शुरू होने वाली है क्या? एक वजह ये भी था? जी, ये तो हमारे लिए गर्व की बात है कि निशांत जी की पहली पदयात्रा हमारे ही जिला से शुरू हो रही है और हम भाग्यशाली हैं
कि उनके यात्रा में हम भी शामिल होंगे। उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत भी नहीं की, लेकिन उसका असर दिखने लगा है और दूसरे पार्टी के नेता और कार्यकर्ता अब जेडीयू में शामिल भी होने लगे हैं। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और अब बात सीवान की, जहां पर महाराजगंज थाना क्षेत्र के कई गांवों में उस समय हलचल मच गई जब आसमान में अचानक से ड्रोन उड़ता हुआ नजर आ गया। और ये तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर भी है। ग्रामीण इसे देखकर हैरान रह गए और तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। दरअसल ये ड्रोन उत्पाद विभाग का था, जो अवैध शराब के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत निगरानी कर रहा था। विभाग को क्षेत्र में चोरी छिपे शराब बनाने की सूचना मिली थी और इसी के बाद ड्रोन से संदिग्ध जगहों पर नजर रखी गई। वहीं अधिकारियों ने आगे भी इसी तरह के अभियान को जारी रखने की बात कही। और बड़ी खबर इस वक्त बेगूसराय से आ रही है, जहां सड़क हादसे में 2 युवक की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त बेगूसराय से, सड़क हादसे में 2 युवकों की जान चली गई। तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। सदर अस्पताल में इलाज इस वक्त इस घायल युवक का चलता हुआ। चिरिया बरियारपुर के पंचमुखी मंदिर के पास यह हादसा हुआ। तेज रफ्तार बाइक की सड़क के किनारे रखे ईंट से बताया जा रहा है कि ये बाइक जाकर लड़ती है और उसी के वजह से हादसा और 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि तीसरा युवक जो है वो गंभीर रूप से जख्मी है। में घटना घटी। कहाँ गया था? खंजापुर से चेरिया बरियारपुर बराती। कितने बजे की घटना? ये 3 बजे की घटना है। वहीं बेगूसराय से खबर आ रही है, जहां सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई है। तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है और सदर अस्पताल में घायल का इलाज चलता हुआ। और ये बड़ी खबर, लगातार हादसे में लोग अपनी जान गंवाते हुए और इस वजह से सतर्कता और सावधानी बहुत जरूरी है। रफ्तार पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। खबर भागलपुर से, जहां हसनगंज रोड के वार्ड संख्या 49 और 44 में 1.57 करोड़ की लागत से सड़क निर्माण को लेकर विवाद अब बढ़ चुका है। स्थानीय लोगों ने ठेकेदार पर पुलिया को ऊंचा करने और घटिया निर्माण का आरोप लगाते हुए जमकर विरोध किया। उनका मानना है कि पुरानी पुलिया पर ही ढलाई कर दी गई, जिससे रास्ता अब ऊंचा हो गया और हादसे का खतरा बढ़ गया है। नाले की व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए। लोगों ने निगरानी की कमी का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। जो पुराने वाले पार्ट पे ही जो है मसाला चढ़ा दिया गया है 2 इंची 3 इंची, जिससे कारण कि पुलिया और ज्यादा ऊंचा हो गया और जो 3 पहिया वाहन है और ठेला, इस सबको आने में बहुत ही दिक्कत होगा और आए दिन ये पलटेगा, जो कि ये मुख्य रूप से एक्सीडेंट का कारण बनेगा कल को डेट में। मेरा कहना है कि इसको या तो पुलिया नया बनाया जाए या तो जो ऊपर से चढ़ाया गया है एक्स्ट्रा मसाला उसको हटा करके फिर एक लेवल में इधर से रोड ढाल दिया जाए। ये पुलिया पर एक्स्ट्रा माल आ जाने की वजह से लोगों का आवागमन में दिक्कत होगा। आए दिन गाड़ी यहाँ पलटेगी। पहले भी ये समस्या हो चुकी है यहाँ पर। जो निर्माण कराया जा रहा है सब देखा नहीं जा रहा है क्या? निर्माण के लिए अब यहाँ पर तो इंजीनियर वगैरह तो हम लोगों ने देखा ही नहीं। हम लोग तो अभी 10 बजे सब लोग निकल जाते हैं काम पर। तो यहाँ पर अब कौन किस लोगों ने मिलके ये करवाया है कहना मुश्किल है। इनका कहना है कि यहाँ पर के लोगों ने मिलकर ये करवाया है। नेपाल में नई सरकार बनने के बाद भारत नेपाल के सालों पुराने बेटी रोटी रिश्तों पर असर अब दिखने लगा है। सीतामढ़ी से सटे सीमावर्ती इलाकों में भारतीय बाजारों की रौनक अब फीकी पड़ती दिख रही है। नेपाल सरकार ने सीमा पार से लाए जा रहे सामान पर भंसार टैक्स लागू कर दिया है। 100 रुपए से ज्यादा के सामान पर टैक्स लगा दिया गया है, जिससे छोटे सामान पर भी शुल्क अब देना पड़ रहा है लोगों को। और इस फैसले से नेपाली खरीदारों की संख्या घट गई है, जिसका सीधा असर अब स्थानीय दुकानदारों की आमदनी पर दिखता है। सीतामढ़ी के 84 किलोमीटर सीमा से जुड़े 30 से अधिक बाजारों में कारोबार प्रभावित हो गया है, जहां बड़ी संख्या में नेपाली नागरिक रोजमर्रा की खरीदारी के लिए पहुंचते थे। देखिए, ये मामला अभी 100 रुपया का नहीं लगा है। 2066-67 साल नेपाल के जो है 2000 लगभग 9-8 पड़ेगा इंडिया का साथ, उसी साल में ये कानून हुआ। अब इधर बालन सरकार जी आए हैं तो इस कानून को ये सख्ती से लागू किए हैं कि 100 रुपये से अधिक का जो भी सामान इंडिया से नेपाल जाएगी उस पर भंसार लगेगा। लेकिन हम बालन सरकार जी से ये कहना चाहते हैं कि इस तरह से तो ये इम्पॉसिबल वाली बात है। 100 रुपया में जिस समय ये कानून लगा था 2008-9 में 100 रुपया में जितना सामान होता था एक आदमी को,
उतना तो अभी 100 रुपया में उसका अभी 500 में भी नहीं हो पा रहा है। तो इस कानून को सख्ती से लागू करने की बजाय इस पे पुनर्विचार करके इस कानून को संशोधन करने की जरूरत है। जो भारत और नेपाल से बेटी रोटी की संबंध है, लेकिन यहाँ पर इतना तकलीफ है, अगर भंसारे कटा कर जाना हो तो हर एक जगह, हर एक गांव से जो नगर पालिका है, 100 गांव में नगर पालिका होना चाहिए, छोटी भंसार होनी चाहिए। जैसे अभी पेट्रोल डीजल ये सब का भाव बढ़ा हुआ है, जो कर तीर है जनता गरीब सब, कम से कम आपको जो नेपाली प्लेट है ना, नेपाली प्लेट को भंसार कम कर लगना चाहिए। ऐसे में बहुत जनता लोग दुखित है। खबर मुजफ्फरपुर से, जहां साइबर थाना पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 67 लाख की ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया है। पटना के राजीव नगर से प्रियरंजन शर्मा और उनके बेटे अनंत अभिषेक को गिरफ्तार किया गया। मामले में पीड़ित महेश गामी को सीबीआई अधिकारी बनकर वीडियो कॉल के जरिए डराया गया और 10 दिनों तक मानसिक दबाव में रखकर 67 लाख रुपए ट्रांसफर करवाए गए। पुलिस ने आरोपियों के पास से लैपटॉप, मोबाइल और बैंक दस्तावेज बरामद किए हैं। मामले की जांच इस वक्त जारी है। इसमें 67 लाख रुपए डिजिटल अरेस्टिंग का मामला बताया गया था। 2 बड़े ट्रांजैक्शन हुए थे, एक 25 लाख का और एक 42 लाख का। तो 25 लाख का ट्रांजैक्शन का केवाईसी जिस खाते पे पैसा गया तो केवाईसी निकाला गया। तो एक व्यक्ति का नाम आया प्रियरंजन शर्मा, उम्र लगभग 62 साल, पिता उदय शर्मा, फ्रेंड कॉलोनी, थाना राजीव नगर, पटना से। बीती रात इनके घर में विधिवत छापेमारी की गई और छापेमारी के दौरान इनके घर से बहुत सारी संदिग्ध चीजें बरामद हुई। खबर वैशाली से, जहां पर पुलिस ने साइबर फ्रॉड के एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया जो फर्जी आधार कार्ड बनाने के साथ साथ सरकारी योजनाओं में सेंधमारी कर रहा था, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो रहा था। और सबसे खास बात यह कि गिरोह सीएसपी की आड़ में चलाया जा रहा था, जिसे मुजफ्फरपुर का रहने वाला एक युवक चला रहा था। इस गिरोह का खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने गुप्त सूचना पर बेलसर थाना क्षेत्र के बीबीपुर चौक पर स्थित एयरटेल पेमेंट बैंक के आउटलेट पर छापेमारी की, जहां से पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। इस मौके से भारी मात्रा में मिनी एटीएम मशीन, फिंगरप्रिंट मशीन, क्लोन फिंगरप्रिंट के साथ साथ 30 से ज्यादा आधार कार्ड, मोबाइल, एटीएम कार्ड, लैपटॉप सहित कई सामान बरामद किए गए। शातिर साइबर अपराधियों ने पूरा का पूरा सिस्टम यहां बना रखा था, जिसे देखने से किसी को भी शक नहीं होता कि यहां कुछ संदिग्ध गतिविधियां या गलत कुछ किया जा रहा हो। गिरफ्तार धर्मेंद्र 2 युवकों को ट्रेनिंग भी दे चुका है, जो फिंगरप्रिंट क्लोन कर फर्जी आधार कार्ड बनाने का काम कर रहा था और देश के दूसरे राज्यों में भी ये नेटवर्क फैला हुआ है। पुलिस फिलहाल इसे गिरफ्तार कर शातिर तीनों शख्स से पूछताछ में जुटी और इनके नेटवर्क का खुलासा करने में लगी है। कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन गंगा ब्रिज पटना से NH 31 अगले महीने चालू हो जाएगा और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इसका उद्घाटन करने वाले हैं। रविवार को वैशाली की तरह गंगा नदी की दूसरी धारा पर ब्रिज के अंतिम सेगमेंट की लॉन्चिंग हो गई। अभी पटना से राघोपुर तक लोग इस पुल से सफर कर जा रहे हैं और आ रहे हैं। कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन गंगा ब्रिज की सौगात जल्द ही बिहार के लोगों को मिलने वाली है। जी हां, लगभग 20 किलोमीटर की लंबी जो सड़क है वो बनकर लगभग तैयार है और अगले महीने उम्मीद जताई जा रही है कि इसका उद्घाटन भी हो जाएगा, जिससे लगभग लाखों लोगों को पटना आने जाने में सुविधा होगी। ये जो आगे का हिस्सा है ये चालू होना है, लेकिन जो हिस्सा भी चालू है ये देखिए, लगभग पटना से जो राघोपुर का हिस्सा है लगभग 5 किलोमीटर, उस पे वाहनों की जो रफ्तार है वो नजर आ रही होगी। आगे रोड बंद किया गया है क्योंकि आगे जो काम है वो चालू है। किसी को जल्दी में डॉक्टर के पास जाना हो तो इस पुल से वो आराम से पटना पहुंच सकते हैं। राघोपुर दियारा उसके पूर्वी पश्चिमी इलाके में विकास की संभावनाओं को देखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कमेटी बनाई थी, ताकि जो दियारा क्षेत्र के लोग रहते हैं, जो बरसात के समय पूरी तरीके से बंध जाते हैं, यानी शहर से उनका जो जुड़ाव है वो खत्म हो जाता है, वो शहर से जुड़ सके, उसके लिए वो कमेटी बनाई गई थी और उसके बाद जो काम है वो शुरू हुए थे और अब उसकी सुंदर तस्वीर भी पटना में नजर आ रही है। यानी पटना से राघोपुर को तो कनेक्ट कर ही दिया गया है, यानी राघोपुर के लाखों लोग अब बरसात के समय भी
पटना में आराम से आ जा पा रहे हैं, लेकिन अब लगभग 20 किलोमीटर की जो लंबी सड़क है वो बनकर तैयार हो गई है और जल्द ही बिहार वासियों को बड़ी सौगात भी मिलेगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जल्द ही यानी अगले महीने इसका उद्घाटन भी करने वाले हैं। कैमरामैन संत के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। किशनगंज से बड़ी खबर, जहां पर पुलिस ने करीब 1 करोड़ की हेरोइन को बरामद किया है। साथ ही पुलिस ने इस गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार भी कर लिया है। हालांकि पुलिस की कार्रवाई के दौरान 2 तस्कर यहां से फरार हो गए। पोठिया थाना क्षेत्र में पुलिस की विशेष टीम ने छापेमारी की, जिसमें कई मामलों में फरार आरोपी मोहम्मद वाहिद के घर से 515 ग्राम हेरोइन बरामद की गई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब 1 करोड़ बताई गई है। इस गिरोह के तार नेपाल, बंगाल से लेकर हैदराबाद तक जुड़े हुए हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि हेरोइन की खरीद के लिए ये तस्कर मोहम्मद वाहिद के घर जमा होने वाले हैं, जिसके आधार पर पुलिस ने जाल बिछाया और छापेमारी कर इन सभी की गिरफ्तारी की है, जिसमें रहबर आलम, रफीक अंसारी और मोहम्मद सद्दाम शामिल हैं। मुख्य सरगना मोहम्मद वाहिद और हमीदुल दोनों ही फरार बताए जाते हैं।